तो बच्चों अपन अभी तक काइनेटिक एनर्जी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टर्म है पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल यू से। अब ये क्या होता है उसको बात को समझना। ये वो एनर्जी है जो किसी सिस्टम के पास होती है बिकॉज ऑफ द पोजीशन और कॉन्फिगरेशन ऑफ दैट सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। आई सेड रेफरेंस पॉइंट बिकॉज कोई भी पोजीशन को हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में अपन डिनोट करते हैं कि किसी जगह के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन कहां पर है। अब बच्चों जैसे अपन ने 9th क्लास में या उससे पहले प्रीलिमिनरी क्लासेस में अपन ने पढ़ा हुआ था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने हाथ में है और मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं तो यहां से इस ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे ऊपर लेते जाएंगे इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और ऊपर जाते जाते। और याद करो उसका फॉर्मूला आपने बचपन में सीखा था mgh। इसका मतलब जब ये ग्राउंड लेवल से या रेफरेंस लेवल से जैसे जैसे h हाइट ऊपर जाएगी इसका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh। वापस जब वो नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी और वापस रेफरेंस से पहुंच गई तो वापस जीरो हो गई। और एक और चीज आपने पढ़ी हुई है, ये तो बात करी मैंने पोजीशन की, दूसरी बात कर रहा हूं मैं कॉन्फ़िगरेशन की। तो ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग, क्या स्प्रिंग जब अगर नेचुरल स्टेट में है तो वो कुछ भी खिंची हुई नहीं होती, वो बिल्कुल कैसी होती है अपने नेचुरल फॉर्म में, ना तो कंप्रेस्ड होती है ना ही एक्सपेंडेड होती है। अगर मैं उस स्प्रिंग को पकड़कर खींचता जाऊं तो क्या अब अपन ने जब खींचने के बाद उसको होल्ड करने में अपने को हल्की सी दिक्कत आती है बिकॉज क्या वो स्प्रिंग आपको अंदर की तरफ खींच रही होती है और आपको उसको बैलेंस करने के बाद एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगाना पड़ता है। पर ऐसा क्या हुआ कि स्प्रिंग वापस आपको अंदर खींच रही है, क्या उसके पास कुछ एनर्जी अंदर स्टोर हो गई। बिल्कुल। इसका मतलब जब वो नेचुरल लेंथ में थी तो आप अपना हाथ आगे रखो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, पर आपने जैसे वो खींचा तो उसके पास अब एनर्जी स्टोर हो गई। वो एनर्जी जो स्टोर हुई वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गई। या फिर आप उसको कंप्रेस कर दो तो आपके हाथ के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जिस स्प्रिंग आपको धक्का दे रही होगी। इसका मतलब अभी भी स्प्रिंग के पास अंदर एक एनर्जी है जो आपने उसको कंप्रेस करा। इसका मतलब जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से या तो एक्सपेंड हो या कंप्रेस्ड हो, दोनों ही केस में उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो क्या हो गई? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और वो क्यों स्टोर हुई? क्योंकि उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया। पहले वो नेचुरल थी, नेचुरल से या तो कंप्रेस हो गई या नेचुरल से एक्सपेंड हो गई। बिल्कुल। अब इसी के बाद अपन एक और कंडीशन लेते हैं कि बच्चों अगर आपने देखा हो कि जब अपन कोई तीर को चलाते हैं धनुष से तो अपन पीछे से स्ट्रिंग को पीछे से खींचते हैं। वो हुआ क्यों? ऐसा क्यों खींचना पड़ा कि अपन उसको पीछे खींचा तब जाके धनुष आगे गया? क्या उस बाण आगे जो जाता है या फिर अपन इसके एरो आगे जाता है तो ऐसा क्या हुआ होगा? तो बच्चों सोचो, जब उस स्ट्रिंग को अपन ने पकड़ के पीछे खींचा तो वो जो स्ट्रिंग पहले वर्टिकल थी, क्या वो कुछ स्लांट चेंज हो गई? क्या उसकी लेंथ में इलोंगेशन आया? क्योंकि जो वर्टिकल लेंथ होगी वो ऐसी होगी। और जब कुछ देर के बाद अपन उसको पीछे खींचा तो कुछ ऐसा बन गया होगा। इसका मतलब क्या उसकी जो इलास्टिक लिमिट थी वो अपन उसको यूज कर रहे हैं कि अपन उसको धीरे धीरे पीछे खींचते जा रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जा रही है जो अपन उसको पीछे खींचते हुए जा रहे हैं। और जैसे अपन उसको छोड़ते हैं क्या वो स्ट्रिंग वापस वर्टिकल हो जाती है, पर क्या उस तीर के पास, उस एरो के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब यहां पर जो एनर्जी थी वो एनर्जी उस एरो को ट्रांसफर हो गई। तो यहां पर कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ऑफ द इलास्टिक फोर्सेस। क्या यहां पर जो इलास्टिक के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो बिकॉज ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आई। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन वर्टिकल था, यहां पर कुछ चेंज हो गया। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन के कारण भी एनर्जी स्टोर होती है। इसलिए अपन ने वर्ड बोला कि जब भी किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में चेंज आए या उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आए तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों सबसे पहले अपन फर्स्ट लाइन इसकी बात पढ़ते हैं। द एनर्जी possessed by a body by virtue of its position or configuration in a conservative force field। अब बच्चों ध्यान देना, मैंने अभी तक जो आपको 3 एग्जांपल दिए, पहला एग्जांपल लिया कि अपन ने ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए, क्या वहां पर अपने ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज किया? सेकंड वाले के अंदर अपन ने स्प्रिंग यूज करी, वहां पर स्प्रिंग फोर्स यूज करा, बिल्कुल सर। और उसके बाद अपन ने इलास्टिक फोर्स का यूज करा बो के अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि जो तीनों फोर्सेस के नाम लिए, याद करो कल वो सर समझा चुके हैं, और तीनों की तीनों कौन सी फोर्सेस थी? कंजर्वेटिव फोर्स। अब बच्चों यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स क्यों, वो भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट बात है पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। मैंने बार बार एक टर्म कही, विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। बच्चों विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट का मतलब समझना कि जैसे अपन ने बचपन में सीखा हुआ था कि भाई इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जाएगी h हाइट पे तो इसके पास पोटेंशियल आ जाएगी mgh। पर क्या ये हाथ मेरा रेफरेंस हो गया ना? अगर मैं इस हाथ पे हूं, इस ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो इसकी पोटेंशियल क्या कंसीडर कर रहा हूं? जीरो। इसके ऊपर गया तो mgh। अब मान लो मैं इसके नीचे ले गया तो क्या यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट मेरे हाथ के रेस्पेक्ट में हो रहा है वो नीचे हो रहा है, तो मैं इस रेफरेंस के लेवल में बोलूंगा कि इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल नेगेटिव है। इसका मतलब इस रेफरेंस से ऊपर पॉजिटिव,
रेफरेंस पर जीरो और रेफरेंस के नीचे नेगेटिव। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंडेंट करती है, और रेफरेंस डिपेंडेंट मतलब रिलेटिव टर्म है, क्योंकि आपको उसको समझाने के लिए कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा। अगर आपने रेफरेंस नहीं लिया तो उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। सोचो, इस हाइट की बात कर रहा हूं तो हाथ से इसकी हाइट अलग है, जमीन से इसकी हाइट अलग है, और कोई और फ्लोर से, मान लो अपन कोई 5th फ्लोर पे है तो 4th फ्लोर से हाइट अलग है, 3rd फ्लोर से हाइट अलग है, तो उस केस में हाइट चेंज हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी उस सेम ऑब्जेक्ट की एट द सेम पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक पॉइंट पे फिक्स पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपने को एक रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है। इसलिए अपन ने क्या लगा, पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। और बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। बच्चों अभी जो बात बोली कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इसके बारे में पूरा डिस्कशन अभी अपन नेक्स्ट पेज पे करने वाले हैं कि डिटेल में कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ही क्यों। बच्चों बस मैंने यहाँ पर पॉइंट इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पे ही डिफाइंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये एग्जांपल जस्ट मैंने भी दिया था, रेफरेंस के ऊपर पॉजिटिव, रेफरेंस पर जीरो और रेफरेंस के नीचे नेगेटिव। अब बच्चों बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पे कैसे डिफाइन होती है, वो आपको सर समझाते हैं। तो बच्चों देखिए, सर ने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली किसकी वजह से होती है। तो आंसर आया आपके सामने कि बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। आइए बच्चों, हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं एंड व्हाई इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, हम लोग बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स ले रहे हैं जो हमको अच्छे से आते हैं। आइए हम लोग इस पर डिस्कशन करें। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए, लेट अस कंसीडर बच्चों, यहां पर एक हम लोगों ने रेफरेंस कंसीडर कर लिया। जैसा कि सर ने आपको बताया कि हमें डिफाइन करने के लिए रेफरेंस की जरूरत हमेशा होती है, और इस रेफरेंस पे हम लोगों ने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दी, 0। बच्चों हम लोग यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये है हमारे पास ब्लॉक ए, जिसका कुछ ना कुछ मास हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज m। और इस पर जो कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा वो कितना होगा, mg। और बच्चों हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि इस ब्लॉक को हम लोग एक दूसरी हाइट पर ले जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर हम लोग ए पॉइंट से बी पॉइंट पर इसको शिफ्ट कर रहे हैं। अब ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अगर यहां से यहां तक का शिफ्ट करने पर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, h। तो अब यहां पर जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम लोग अर्लियर क्लासेस में 9th 10th में पढ़ते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देते चल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है। रेफरेंस से पोटेंशियल एनर्जी 0, ऊपर जाते हैं तो हम लोग क्या बोल देते हैं, mgh। तो इस तरह से टर्म्स आपको यूज करनी है, आंसर्स दीजिएगा। बच्चों ए ब्लॉक यहां पर है, आई मीन m मास का ब्लॉक ए पॉइंट पर है, और यहां पर जाकर अगर इसको शिफ्ट कर दें h हाइट पर, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस समय इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई होगी। तो आंसर है कि यहां 0 थी, h हाइट ऊपर चला गया, तो इसकी जैसा सर ने बताया कि रेफरेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, पॉजिटिव। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। एंड हियर अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, तो चेंज बच्चों हम लोग कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्व कीजिए। इन फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बच्चों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, और इनिशियल कितनी है, 0। सो हियर आई कैन राइट फाइनल इज mgh, इनिशियल इज 0। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, mgh। और यहीं पर बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि mg का वर्क डन कैलकुलेट कीजिए, तो नोटिस कीजिए बच्चों mg कहां लग रहा है, डाउनवर्ड्स, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी कहां है, अपवर्ड्स। तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड है, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। So here I can write work done by conservative force is equal to minus mgh। बच्चों अब यहां से जो चीज मैं आपसे बोल रहा हूं, इन पर बातों पर ध्यान दीजिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसा आया, पॉजिटिव mgh, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना आया, माइनस mgh। दोनों के साइन में डिफरेंस है, पर वैल्यूज अगर चेक करें तो एग्जैक्टली सेम है। इसी बात को बच्चों अगर हम लोग लौटा के लेकर आए बॉडी को, मान लीजिए m मास की बॉडी है, वो b पॉइंट से वापस से a पॉइंट पर लौट कर आ रही है, mg एज यूजुअल कहां लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि अब ये टॉप टू बॉटम यहां पर आ रही है, तो इस समय इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप सबका आंसर है रेफरेंस के ऊपर है, इसलिए प्लस mgh। और जब ये ग्राउंड लेवल पर यानी कि रेफरेंस लेवल पर आ जाएगी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी 0। तो बच्चों अगर मैं वापस से आपसे बोलूं कि सेकंड केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो आप सभी का आंसर है u फाइनल माइनस u इनिशियल। बच्चों इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh और फाइनल कितनी है, 0। सो हियर आई कैन राइट फाइनल है 0 और इनिशियल थी प्लस mgh, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, माइनस mgh।
और इसी केस में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय mg यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कीजिए, तो आपने नोटिस किया कि mg कहां लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और डिस्प्लेसमेंट भी कहां है, डाउनवर्ड्स। सो हियर आई कैन राइट कि वर्क डन कैसा होगा, प्लस mgh। बच्चों इस क्वेश्चन में जो रिजल्ट आया अगेन उसको नोटिस कीजिए, डेल्टा यू की वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस में mgh, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कैसा आ रहा है, प्लस mgh। अब भी इन दोनों के साइन कैसे है, एग्जैक्टली उल्टे, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, पर दोनों की वैल्यूज अगर आप देखें तो एग्जैक्टली सेम है, दैट इज mgh। तो बच्चों अगर मैं यहां से एक छोटा सा रिलेशन आपको ऑब्जर्व करवाऊं तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर आ रही है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जब प्लस में है तो ऑब्जर्व कीजिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है, और जब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, पॉजिटिव। तो बच्चों हम लोग हमेशा क्वेश्चंस में अपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये रिलेशन अब आपको देखिए और भी दूसरे एग्जांपल्स में हम लोग यूज करते हैं। क्या एक सिचुएशन होगी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर नेगेटिव है तो चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर पॉजिटिव है तो चेंज कैसा आएगा, नेगेटिव। पिक करते हैं दूसरे एग्जांपल्स जैसे सर ने अभी आपको रिसेंटली बताए। इमेजिन कीजिए बच्चों की एक स्प्रिंग हमको दी गई है जो अपनी नेचुरल स्टेट में है, और नेचुरल स्टेट पर ही हमने उसका रेफरेंस को सिलेक्ट कर लिया है। अब बच्चों इमेजिन कीजिए कि हम उस स्प्रिंग को एलोंगेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक दिस, ऐसे। तो जैसे सर ने आपको बताया था कि जैसे ही हम लोग इसको एलोंगेट करेंगे उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती जा रही है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। जरा गौर कीजिएगा बच्चों, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कैसा है, ऑब्जर्व कीजिए। मैंने जब इसको इस तरह से एलोंगेट किया तो स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा होगा, इनवर्ड्स, और स्प्रिंग का एलोंगेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, आउटवर्ड्स। तो बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स स्प्रिंग का वर्क डन कैसा आ रहा है, फोर्स इनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड कैसा है, नेगेटिव, पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। जरा गौर कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसा आया, पॉजिटिव, और वर्क डन कैसा है कंजर्वेटिव फोर्स का, नेगेटिव। अगेन ये वाली जो टर्म है वो काम कर रही है। सर ने एक और एग्जांपल दिया बो और एरो का। इमेजिन कीजिए यहां पर एक आपको एरो दिया है और हम लोग बो और एरो सिस्टम हमको दिया है। तो ऑब्जर्व कीजिएगा बच्चों, अगर हम लोग उस सिस्टम की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, एरो को इस तरह से होल्ड करते हैं। अब उसमें एनर्जी स्टोर करने के लिए हम लोग उसको पीछे की तरफ ऐसे खींचते हैं। इमेजिन कीजिएगा बच्चों, अगर हम लोग उस इलास्टिक की बात करें जिसको हम लोगों ने पीछे खींच रखा है, तो इलास्टिक पहले वर्टिकल थी, अब वो कुछ इस तरह से किसी शेप में आ चुकी है। बच्चों अगर वो अपने शेप को रिगेन करेगी तो इलास्टिक फोर्स कहां लगाएगी, आगे, और हम उसको कहां खींच रहे हैं, पीछे। तो एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर हो रही है, पर डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट है, यानी कि वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात करते हैं तो अगर हम लोग दो अपोजिट चार्ज ले लें, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बच्चों ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, कहां पे, इनवर्ड्स। तो अगर हम लोग इसमें बाहर की तरफ इनको खींचना स्टार्ट करें तो आप नोटिस करते हैं कि हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, मतलब सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, क्योंकि जैसे इसको छोड़ेंगे फटाफट से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और वो सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो इमेजिन कीजिए बच्चों, जब मैं इसको इस तरह से खींच रहा हूं लाइक दिस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां लग रहा होगा, इनवर्ड्स, और डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड्स। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा हो गया, नेगेटिव, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो बच्चों हर वो एग्जाम्पल जो हम लोग फिजिक्स में अपने यूज कर रहे हैं या करने वाले हैं, हर बार आपको एक बात यहां पर साबित हो रही है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर आ रहा है, और इसी को हम लोग यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशन में भी। अब स्टूडेंट्स देखिए, जैसा सर ने आपको बताया था कि व्हाई इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। Whatever is the path taken, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एग्जैक्टली सेम आएगा। तो अभी हम लोगों ने नोटिस किया बच्चों रिसेंटली दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जैसा अभी हम लोगों ने नोटिस किया था। बट अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही क्यों डिफाइन है। नोटिस कीजिए बच्चों कि यहां पर हम लोग एक इंक्लाइन प्लेन कंसीडर कर रहे हैं विच इज परफेक्टली स्मूथ, किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया है, और यहां पर जो हाइट है वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं h, इनिशियल लेवल हम लोग मान लेते हैं a, फाइनल लेवल मान लेते हैं b, और इसी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं इनिशियल लेवल को एज रेफरेंस। अब बच्चों यहां पर हम लोग नोटिस करते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट a कितनी है, 0, एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट b कितनी है, mgh। तो बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर निकाले तो ub माइनस ua इज इक्वल टू कितना है, mgh, जो कि वेल डिफाइंड वैल्यू है इस पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए। अब बच्चों जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स ही क्यों,
नोटिस कीजिएगा बच्चों, अगर मैं यहां पर बॉडी को ऊपर की तरफ ए से बी लेकर आऊं और mg का वर्क डन कैलकुलेट करूं, तो mg का वर्क डन कितना आएगा? जैसे कि आप देख रहे हैं, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वो कितना आएगा? माइनस mgh। तो बच्चों अगर मैं यहां पर माइनस mgh रख दूं तो माइनस माइनस प्लस डेल्टा यू की वैल्यू जस्टिफाई हो रही है विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अब ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मैं इस ब्लॉक को यहां से यहां तक लेकर आता, तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स के डिस्कशन में सीखा था कि आप बॉडी को यहां से यहां लेकर आइए या फिर यहां से यहां लेकर आइए। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो व्हाटएवर इज द पाथ, mg का जो वर्क डन होगा इंक्लाइन प्लेन पर भी, तब भी कितना आएगा? माइनस mgh। तो अगेन इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। तो आपने नोटिस किया बच्चों कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कोई भी पाथ अगर आप चेंज कर दे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज एग्जैक्टली सेम आ रहा है। पर जैसा कि आप याद कीजिए, सर ने आपको बताया था कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। तो जरा गौर कीजिए, हम लोग ये सेट कर चुके हैं कि u इनिशियल यहां 0 है और u फाइनल कितना है? mgh, यानी कि चेंज कितना आएगा? पॉजिटिव mgh। अब बच्चों अगर मैं किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की हेल्प से इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, ध्यान देना मैंने क्या बोला? डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मैं इस पाथ से बॉडी को लेकर जाता तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कुछ आता, और इस पाथ से अगर मैं इसको लेकर जाता तो वर्क डन कुछ अलग आता। पाथ चेंज, वर्क डन चेंज। और जैसे ही यहां पे अलग अलग वर्क डन होते तो इसी पर्टिकुलर लेवल के लिए जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आती, दोनों पाथ के लिए एक ही पॉइंट पर अलग अलग वैल्यूज आ जाती, जो कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए पॉसिबल नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर, पाथ डिपेंडेंट होने की वजह से हम लोग इसको कभी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन नहीं करते। इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसा कि सर ने आपको बताया। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन सब के बाद अब हम लोग इनको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले इसके अपन बात पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम इट्स रेफरेंस पोजीशन टू प्रेजेंट पोजीशन। अब बच्चों जैसा आपको संडे कहा था कि अगर अपन किसी बॉडी को किसी रेफरेंस पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन लेके आते हैं, उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों इसी को अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो अपन कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैं यहां पर लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर फ्रॉम R1 टू R2 is equals to माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म हुआ इस तरीके से लिखने का। सर यहां पर एक डाउट जो जनरली बच्चे पूछते हैं कि सर जब हम लोग इंटीग्रेशन की हेल्प से वर्क डन निकालते हैं तो ये तो वेरिएबल फोर्स के लिए ट्रू है, बिल्कुल। अगर यहां पर कांस्टेंट फोर्स के लिए हमें ये डेफिनेशन लिखनी होती तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहां तो आपने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, तो व्हाई ओनली इंटीग्रेशन? ओके बच्चों बहुत अच्छी बात पूछी है सर ने, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पर ये फोर्स वेरिएबल होती तो फॉर्मूला बिल्कुल सही था, आप जानते ही हैं। पर अगर ये फोर्स कांस्टेंट होती तब भी अपन इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाली टर्म बाहर आ जाएगी, तो उस केस में मैं इस फॉर्मूले को लिख दूंगा एफ इंटीग्रेशन डी आर फ्रॉम R1 टू R2 इज इक्वल्स टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब वो कांस्टेंट फोर्स बाहर आ जाएगी और यहां पर रिमेनिंग टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अपने को क्या सोचना है कि आप फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही ध्यान रखो, अगर वहां पर फोर्स वेरिएबल होगी तो अपन ऊपर वाला टाइप में यूज कर लेंगे, और अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो अपन उसको नीचे वाले टाइप में यूज कर लेंगे। इसका मतलब अपने को दो फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका एक ही तरीके से काम हो जाएगा। अब सर इसी के आगे मैं एक और बात डिस्कस कर रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का क्या इफेक्ट होगा अगर वो कंजर्वेटिव के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है या सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बॉडी को अपन कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और वहीं पे कह सकता हूं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। और वहीं पर अगर मैं किसी बॉडी को कंजर्वेटिव फोर्स के सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कम होती है या फिर डिक्रीज हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो बच्चों इस चीज को ध्यान से समझना इस बात पे। अगर मैं यहां पर कोई रेफरेंस ले लेता हूं ग्राउंड, और बच्चों यहां पर ग्राउंड को मैंने रेफरेंस माना है, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर लिया। कोई बॉडी है जिसका मास m है, अब मैं इस पर्टिकुलर बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट है h। बच्चों ध्यान दीजिए कंजर्वेटिव फोर्स कौन है यहां पर,
ग्रेविटेशनल Gravitational फोर्स। force। इसका मतलब mg कहां लग रहा होगा? नीचे नीचे। लग रहा होगा। तो mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, एंगल 180 डिग्री बन रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव वर्क डन आएगा। पर जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचती गई, क्या बॉडी फाइनली यहां पर आ गई, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh, बिल्कुल। और यहां पर कितनी होगी? 0। तो बताओ जो चेंज आया वो कैसा आया? पॉजिटिव। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव व्हाइल वर्क डन इज नेगेटिव। इसका मतलब अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अगर मैं इसी बॉडी को ऊपर से नीचे लिया था, तो डिस्प्लेसमेंट h नीचे हो रहा है और बॉडी यहां पर पहुंच गई। एक चीज सोचो, पूरे थ्रू आउट द मोशन mg कहां लग रहा है बच्चों? नीचे लग रहा है। क्या दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है? इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, पर बॉडी जब नीचे पहुंचेगी तो पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgs थी, बाद में 0 हो गई, तो चेंज नेगेटिव आया। इसका मतलब वर्क डन जो यहां पर हो रहा है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो उस केस के अंदर मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नेगेटिव आएगा या फिर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों आइए इसी को पढ़ते हैं अपन थ्योरेटिकल फॉर्म में। व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये वाला केस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स सेम डायरेक्शन में है, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस। एंड व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये वाला केस अगेंस्ट में हो रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अब बच्चों इसी के साथ में एक छोटी सी बात और डिस्कस कर देता हूं, जो सर ने आपको सिखाई थी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कंसीडरिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी 0। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी बॉडी को धीरे 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 पुल करता हूं, ऊपर लेके जा रहा हूं, सच दैट काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 है, मतलब स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो गया? 0। तो अब मैं इसको धीरे 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 ऊपर लेके जा रहा हूं। बताओ फोर्स का लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है ऊपर, क्या वर्क डन पॉजिटिव आया? इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी पॉजिटिव विच इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या यहां पर वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का पॉजिटिव आया और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी आई? पॉजिटिव आई, जब मैं उसको नीचे से कहा ले गया ऊपर। और बच्चों वहीं पर अगर मैं इसी प्रकार से इस बॉडी को अगर नीचे लेके आऊंगा और मैं धीरे 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 नीचे लेके आऊंगा, तब भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स is equal to change in potential energy, while work done by conservative force is equal to negative of change in potential energy। बिल्कुल सर, चाहे तो आप बच्चों को एक बार इसको प्रूफ भी करके बता दीजिए कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो हमारा फोर्स ऊपर डेफिनेटली mg के बराबर ही रहेगा। तो अपन इसको बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे जो डेल्टा यू आया इस फॉर्मूले से वो mgh आया, तो अपन उससे भी प्रूफ बिल्कुल सर कर देते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सर ने जैसा कहा वैसा मैं कर देता हूं। मैंने फोर्स लगाया यहाँ पर ऊपर के डायरेक्शन में f, ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये f एक्सटर्नल की वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब f एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू mg। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर हो रहा है, तो आई कैन से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, तो ध्यान दीजिए इसको मैं लिख सकता हूं क्या? f एक्सटर्नल इनटू h, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा u। बच्चों f एक्सटर्नल की वैल्यू किसके बराबर? mg के बराबर, तो आई कैन से mgh इज इक्वल्स टू डेल्टा u। इसका मतलब इस केस में डेल्टा u mgh के बराबर आ रहा है, और यहां पर जो डेल्टा u होता है आप उसको लिख सकते हो डेल्टा u इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और दोनों से ही आपका डेल्टा u सेम आएगा, बट यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स के आगे नेगेटिव है और यहां पर एक्सटर्नल फोर्स के आगे पॉजिटिव है। डेल्टा के 0 रहेगा। बिल्कुल सर। अब सर यहां पर बच्चे को एक डाउट और आ जाता है कि अपन ने यहां पर तो लिखा सर सिस्टम, यहां पर अपन ने बात करी बॉडी, तो ऐसा क्या होता है कभी अपन सिस्टम बोलते हैं कभी अपन बॉडी बोलते हैं, तो वो चीज बस समझा दीजिए। हाँ देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो सर ने आपसे पूछा या सर ने आपके लिए पूछा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार बच्चे इस तरह का डाउट सामने रखते हैं कि सर जब भी हमको पढ़ाया जाता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हम लोग हमेशा सिस्टम के लिए डिफाइन करते हैं, पर कई बार हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या थ्योरेटिकली डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो हम लोग ये बात बोल देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो वहां हम लोग सिस्टम वर्ड यूज क्यों नहीं करते? तो बच्चों बिल्कुल सही बात है कि अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, बच्चों मानकर चलिए कि अगर हम लोग mgh की बात करें, तो ये mgh जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो बोली जाती है अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम की, अर्थ प्लस बॉडी सिस्टम की। मान लीजिए ये अर्थ है और यहां पर कोई एक बॉडी है और ये हमारा सिस्टम है अर्थ प्लस बॉडी।
तो बच्चों अगर हम लोग बॉडी को ऊपर या नीचे शिफ्ट करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, तो हम अच्छे से जानते हैं कि इस पर्टिकुलर बॉडी में एक सिग्निफिकेंट, उसकी पोजीशन में सिग्निफिकेंट चेंज देखने को हमें मिलता है। पर अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ की पोजीशन में बहुत नेग्लिजिबल सा चेंज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका मास बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन वहां पर बहुत नेग्लिजिबल होता है। बिल्कुल। तो हम लोग यहां पर नोटिस करते हैं कि अर्थ की पोजीशन में नेग्लिजिबल चेंज होने की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ उसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो बॉडी की चेंज इन पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं। इसीलिए आमतौर पर बोलने में यह आ जाता है कि पोजीशन चेंज हुई बॉडी की, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? बॉडी की। अदरवाइज जो बोला जाता है सही तरीके से वो बोलना चाहिए द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम। बट ठीक है, कई बार ऐसा हम लोग बोल देते हैं कि वो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग अर्थ की पोजीशन में नेग्लिजिबल चेंज मान रहे हैं। इसी तरह से एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है। बच्चों स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग लिखते हैं तो वापस से मैंने जो टर्म यूज की, क्या बोला? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग लिखते हैं तो एग्जैक्टली वो होनी चाहिए स्प्रिंग प्लस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी। पर हम उसको स्प्रिंग क्यों बोल देते हैं? कारण है क्योंकि हम जानते हैं कि स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आते हैं वो बिकॉज ऑफ चेंज इन शेप एंड साइज यानी कि कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आते हैं। तो बच्चों जब स्प्रिंग कंप्रेस या फिर एलोंगेट होती है तो उस केस में अगर देखें तो जो ब्लॉक उससे अटैच्ड है उसमें किसी तरह का शेप चेंज हमको वहां पर ऑब्जर्व करने को नहीं मिलता। इसलिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन चेंज सिर्फ स्प्रिंग का कंसीडर करके स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये टर्म यूज कर लेते हैं। अदरवाइज इट इज डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइन होती है सिस्टम के लिए, यही सही है। पर बॉडी सिर्फ एक आमतौर पर हम लोग बोलचाल की भाषा में यहां पर ऐसा बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बात हम कई बार कर चुके हैं कि रिलेटिव क्वांटिटी है, हमें एक रेफरेंस की जरूरत होती है। बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बिल्कुल। और बच्चों हम लोग अपने पूरे कैलकुलेशन में या जितने भी क्वेश्चंस करते हैं हम लोग हमेशा क्या निकाल रहे होते हैं? चेंज। और चेंज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए जब भी आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो किसी भी चैप्टर में रिलेटेड विद पोटेंशियल एनर्जी तो आपको बोल दिया जाता है आपकी जो मर्जी आप रेफरेंस सिलेक्ट करो। कारण क्योंकि आपकी जो मर्जी आप किसी भी तरह का रेफरेंस सिलेक्ट करो, हर जगह से जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा। इसको एक एग्जांपल से बच्चों हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कीजिए। मान लेते हैं बच्चों कि एक ये रेफरेंस हम लोग लेते हैं इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ये ऑब्जर्वर है बी, और एक रेफरेंस हम लोग इस ऑब्जर्वर का ले लेते हैं, ये है ऑब्जर्वर ए। ये बोल रहा है कि मैंने तो अपना रेफरेंस यहां सिलेक्ट कर रखा है, मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 मानूंगा। और ये बोल रहा है कि मैंने अपना रेफरेंस यहां सिलेक्ट कर रखा है, मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानूंगा। क्योंकि सब अपनी चॉइस है रेफरेंस सिलेक्ट करना, सबने अपने अपने रेफरेंस सिलेक्ट कर रखे हैं। बच्चों अगर हम लोग इस ब्लॉक की बात करें, एम मास की ब्लॉक की, तो ए ऑब्जर्वर क्या बोलेगा कि ये ब्लॉक इस समय रेफरेंस में है, तो इस ब्लॉक की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। और ये क्या बोलेगा कि ये तो रेफरेंस से नीचे है, और मान लेते हैं कि इसके बीच में ये जो हाइट का गैप है रेफरेंस में वो कितना है? 5 मीटर का। तो देखिए ये तो बोल रहा है कि ब्लॉक रेफरेंस पे रखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी 0, और ये क्या बोलेगा कि ये ब्लॉक तो मेरे रेफरेंस से 5 मीटर नीचे है। तो याद कीजिए सर ने बताया था रेफरेंस के ऊपर पॉजिटिव और रेफरेंस के नीचे नेगेटिव, और रेफरेंस पे कितना? 0। तो ये क्या बोलेगा कि इससे नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? -mgh। तो ये बोलेगा कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में जो होगी वो क्या होगी? -mgh, और h की वैल्यू कितनी है? 5, वो हम लोग प्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना? -mg5। ये हो जाएगा इस ऑब्जर्वर के लिए इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि इस ब्लॉक को हम लोग यहां पर शिफ्ट कर देते हैं और ये टोटल हाइट ले लेते हैं कितनी? 10 मीटर। तो बच्चों इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक कितना ऊपर चला गया अगर बात करें तो 10 मीटर। तो अब ये बोलेगा कि इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसके रिस्पेक्ट में कितनी है? mgh, और h की वैल्यू 10। तो बच्चों इस ऑब्जर्वर के लिए अगर कैलकुलेशन करें, डेल्टा यू निकाले तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इस ऑब्जर्वर के लिए यू इनिशियल था 0 और फाइनल कितना है? mg 10। तो बच्चों गौर करने वाली बात है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जर्वर के लिए कितना आया? 10 mg। अब बात करते हैं इसकी। बच्चों इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? -mg5। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं -mg5। अब बच्चों ये पूरा 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये हाइट भी जो होगी वो कितनी होगी? 5 मीटर। तो बच्चों इसने तो बोला था कि ब्लॉक मुझसे 10 मीटर ऊपर चला गया, ये क्या बोलेगा कि मेरे रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ब्लॉक सिर्फ 5 मीटर ऊपर गया है। तो मैं तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा प्लस में रेफरेंस के ऊपर mg5, और इसके लिए अब अगर हम लोग चेंज कैलकुलेट कर ले तो चेंज इज इक्वल टू क्या होगा? u फाइनल माइनस u इनिशियल।
फाइनल है 5 mg और इनिशियल है -5 mg। जरा चेक कीजिए माइनस माइनस प्लस, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया 10 mg। बच्चों इसके लिए भी अगर देखें तो कितना आया था 10 mg। गौर करने वाली बात है दोनों के रेफरेंस अलग अलग जगह थे, पर दोनों ने जब चेंज कैलकुलेट किया तो आंसर दोनों से एग्जैक्टली सेम आया। तो यहां से क्या बात सीखने को मिली बच्चों कि हम लोग जब भी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम हमेशा चेंज की बात कर रहे होंगे, और चेंज की बात करते हैं इसीलिए आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान बोल दिया जाता है आपकी जहां मर्जी वहां अपना रेफरेंस सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आंसर हर जगह से एग्जैक्टली सेम आने वाले हैं। आइए बच्चों, ये था पूरा पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन जो हम लोगों ने किया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। बच्चों यहाँ पर अपन मैथमेटिकल फॉर्मूल्स की बात करने वाले हैं। तो जैसे अपने सर ने सिखा रखा है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं इसी चीज की बात कर रहा हूँ। सपोज अपन एक कंसिडर करते हैं कि बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के कारण जो वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स अंडरगोज एन इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट डी आर, जहां पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है डेल आर, वी कैन एक्सप्रेस द इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डी यू एज। याद करो अपन ने फॉर्मूला क्या सीखा था, u इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी आर। तो अगर बहुत छोटा सा चेंज आ रहा है पोजीशन में तो उसको अपन लिखा डेल आर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा वो भी बहुत छोटा सा ही होगा। तो क्या अपन उसको लिख सकते हैं डेल यू बराबर एफ सी मतलब कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डी आर। याद करो ये फॉर्मूला और कहां से आया, क्या अपन WC को अपन लिखना सीखा था इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ लिख सकता था FC इंटीग्रेशन ऑफ DR फ्रॉम सम लिमिट R1 से R2। अब बच्चों ये इंटीग्रेशन का तो मतलब होता है कि अपन पूरा का पूरा कंसिडरेशन कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करते जा रहे हैं। पर अगर मैं कह रहा हूं एक छोटा सा एलिमेंट है तो उस केस में क्या मैं इस पूरे को रिप्लेस किससे कर रहा हूं, डेल आर से। तो क्या बन गया ये एफ सी इंटू डेल आर। मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं, मैं एक छोटे से एलिमेंट का ले रहा हूं, मैं पूरी लिमिट्स के लिए वर्क नहीं कर रहा R1 से R2, मैं सिर्फ एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर ये पाथ होता तो R1 यहां पर है, R2 यहां पर है उस पाथ के, पर मैं तो सिर्फ कह रहा हूं इतना सा एलिमेंट ले रहा हूं। इस इतने से एलिमेंट में जो वर्क डन होगा यार, इस पे जो पोटेंशियल चेंज आएगा वो क्या हुआ, डेल यू इक्वल्स टू माइनस एफ सी डेल आर। तो बच्चों सोचो इस डेल आर को नीचे ले जाए तो एफ सी क्या होगा, माइनस डेल यू बाय डेल आर। बेटा ये आर can be a change in the direction of x axis, can be in the change of direction y axis, can be in the direction of z axis। मतलब ये r कोई भी पोजीशन हो सकती है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी एक्सिस पर। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई एक्सिस फिक्स हो, पर अपन अब कंसिडरेशन करते हैं कि सपोज जो भी चेंज आ रहा है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन के रेस्पेक्ट में आ रहा है, या तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो रहा है या फिर y एक्सिस या z एक्सिस। ओनली दैट f is a function of x या फिर u is a function of x, u is a function of y, u is a function of z। मतलब अपन सिर्फ अभी सिंगल कोऑर्डिनेट पे चेंज मान रहे हैं। तो क्या होगा, अगर वन डायमेंशनल होगा तो लिख सकता हूं मैं एफ सी इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप। बेटा फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और मुझे मालूम है डेल यू बाई डेल आर है। तो क्या मैंने आर को मान लिया सिर्फ एक एक्सिस पे चेंज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा एक्स दैट इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू आई कैप। और माइनस साइन आप जानते हो क्यों आया है, तो एफ सी इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप। बिल्कुल। तो बच्चों देखिए सर ने जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया कि व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स कंजर्वेटिव, तो हमें क्या करना होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसको आर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दे तो आने वाले आंसर की जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो हमें वहां पर फोर्स के एक्सप्रेशन को बता रही होगी। और जैसा सर ने आपको बताया कि अगर ये जो चेंज इन पोजीशन है वो केवल एक पर्टिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो, ओनली एक्स, ओनली वाई, ओनली जेड, तो हम यूनिट डायरेक्शन में यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हुए फोर्स निकाल सकते हैं। पर बच्चों अगर हमें अब यहाँ पर 3 डायमेंशनल दिया हो, मतलब जो चेंज इन पोजीशन है वो x, y, z तीनों फंक्शंस की फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमको x, y, z तीनों फंक्शंस की फॉर्म में दिया है, तो फिर वहां पर हम लोग इस एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में यूज करते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, अगर हमारे पास सिर्फ एक कोऑर्डिनेट था तो हमने x लिख दिया था, पर x, y, z तीनों आ जाए तो फिर हम लोग अपने इस एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं, दैट फोर्स कंजर्वेटिव वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल ऑपरेटर। क्या बच्चे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल ऑपरेटर ऑफ यू, डेल ऑपरेटर ऑफ यू। यू क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों देखिए इसको पढ़ने के क्या क्या तरीके हैं, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग ग्रेडियंट ऑफ यू। तो बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है, अगर हम लोग सिर्फ इस डेल ऑपरेटर को डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप
डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये इस डेल ऑपरेटर की एग्जैक्टली इक्वेशन होती है। बच्चों इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर मैं सिंपली केवल यहां पर लिखकर छोड़ दूं अपने फोर्स का एक्सप्रेशन, देन दिस इज वैलिड ओनली फॉर एक्स एक्सिस, या अगर मैं यहां पर y लिख देता तो वैलिड ओनली फॉर y एक्सिस, या यहां पर मैं z लिख देता तो ओनली फॉर z एक्सिस, देन व्हाट अबाउट अगर हमें सारे कोऑर्डिनेट्स एक साथ वहां पर दे दिए गए फंक्शन की फॉर्म में, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हमें यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। बच्चों देखिए डेल ऑपरेटर ऑफ u, अगर मैं यहां पर इसको लिख दूं डेल ऑपरेटर ऑफ u, तो इसका मतलब ये हो जाएगा डेल ओवर डेल x u y कैप प्लस डेल ओवर डेल y u j कैप प्लस डेल ओवर डेल z u k कैप। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को x के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और z के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहली चीज कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो नोटिस करने वाली बात है बच्चों, हमें मान लीजिए कि u का एक्सप्रेशन ऐसा कुछ दिया है, लेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ऐसा हमने सिर्फ कंसीडर किया है। अगर हमें बोला गया कि यहां से फोर्स का एक्सप्रेशन निकालिए, तो हम क्या करेंगे? u की इस पूरी वैल्यू को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो बच्चों जैसा हमने बोला कि पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब जब आप इस एक्सप्रेशन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो y और z को क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को यहां रख के जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो x और z को क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। और जब इस पूरे एक्सप्रेशन को यहां प्लेस करके आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो अब आप x और y को कांस्टेंट मान के सिर्फ z फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। तो वही चीज बच्चों अगर हम लोग यहां पे प्लेस कर दें तो माइनस साइन के साथ अगर रखें तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है उसको अब हमें कैसे यूज करना है अपने क्वेश्चंस में, आइए उस पर डिस्कशन करते हैं।